Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have finished the Scientific Principles of Management which were given by F.W. Taylor. And in this class, we will be doing Scientific Techniques. हम क्या करेंगे? हम Scientific Techniques करेंगे. And Scientific Techniques are also given by F.W. Taylor. तो टेलर ने हमें क्या दिया? हमें प्रिंसिपल्स बताए एज वेल एज ही ऑल्सो टॉट अस साइंटिफिक टेक्निक्स. तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? साइंटिफिक टेक्निक्स. द फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप. पहली टेक्निक कौन सी है स्टूडेंट्स? फंक्शनल फोरमैनशिप. नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर अ फैक्ट्री मैनेजर, one factory manager या one person do not possess all the qualities. टेलर का ये मानना था कि एक पर्सन में सारी क्वालिटीज हो ऐसा जरूरी नहीं है. लाइक आपकी बात कर लो या मेरी बात कर लो, क्या मेरे में और आप में सारी गुड क्वालिटीज हैं? ऐसा नहीं है. वी हैव सम गुड पॉइंट्स ऑल्सो एंड वी हैव सम बैड पॉइंट्स ऑल्सो, राइट? सो टेलर का ये मानना था कि एक मैनेजर में सारी गुड क्वालिटीज नहीं होती हैं. इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. वन वाज प्लानिंग डिपार्टमेंट, द अनदर वन वाज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एंड इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने ही हैज केप्ट 4 बॉसेस, 4 बॉस हियर एंड 4 बॉस हियर. एंड ये जो चार बॉस है, दैट टोटल कितना हो गया? 8 बॉसेस. These 8 bosses, they specialized in their own field. उन्हें जिस काम का बॉस बनाया गया वो उस फील्ड में स्पेशलाइज थे. सो दैट मीन्स अब क्या हो गया? एक मैनेजर की बजाय अब कितने बॉस हो गए? नाउ यू हैव 8 बॉसेस जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे. Right? So that means on one single worker, you have 8 bosses. हर एक वर्कर पे कितने बॉस हो गए? 8 bosses. 4 boss of planning department and 4 boss of production department. Okay. अब वो बॉस थे कौन? Root clerk. Let me tell you students, there is a trick to learn the functions of it. इनके functions learn करने के लिए एक trick है. Root clerk. रूट क्या होता है? रूट इज रास्ता. सो ये क्लर्क क्या करते हैं? ये रास्ता दिखाते हैं. ही सेट्स अ डायरेक्शन. ये डायरेक्शन दिखाते हैं कि काम करना कैसे है. सो वो क्या करते हैं? वो स्टेप्स डिसाइड करते हैं हाउ द वर्क हैज टू बी डन. सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर्स. तो ये क्लर्क क्या करते हैं? ये ऑर्डर्स देते हैं, ये बताते हैं कि काम करना क्या है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तो ये क्लर्क का क्या काम है? ये क्लर्क का काम है ये डिसाइड करना कि काम कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए. सो ही डिसाइड्स द टाइम विद इन विच द वर्क हैज टू बी डन. कॉस्ट क्लर्क. सो इनका ये भी काम है कि वो कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि यूनिट्स कितने कॉस्ट में बन जाने चाहिए. सो ये टाइम भी डिसाइड करते हैं कि जॉब कितने टाइम में हो जाना चाहिए. एज वेल ही डिसाइड्स द कॉस्ट ऑल्सो. खर्चा भी डिसाइड करते हैं. डिसिप्लिनेरियन क्लर्क क्या करते हैं? डिसिप्लिनेरियन, एज वी ऑल नो दैट दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन से तो वर्ड ये बना. तो इनका काम क्या है? इनका काम है ये देखना कि काम ऑर्डरली मैनर में, इन अ सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है. Right? So in planning department we have learnt about 4 bosses. The first one was route clerk जो रास्ता दिखाते हैं. Second one was instruction card clerk जो कि instructions देते हैं, orders देते हैं, बताते हैं काम करना क्या है, कैसे करना है. Time and cost clerk जो कि time decide करते हैं कि काम कितनी देर में करना है. And cost clerk वही कि वो ये बताते हैं कि काम कितने खर्चे में करना है. And last is disciplinarian. He sees whether the work is being
डन इन अ ऑर्डरली मैनर और नॉट, डिसिप्लिन में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट मीन्स यू हैव 4 बॉसेस इन प्लानिंग डिपार्टमेंट. द सेम वे यू हैव 4 बॉसेस इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो द फर्स्ट वन इज गैंग बॉस. गैंग बॉस का काम क्या होता है, वो अरेंज करते हैं. गैंग का क्या मतलब होता है, कलेक्शन. तो उनका क्या काम है, अरेंज करना. वो क्या अरेंज करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स अरेंज करते हैं, टूल्स अरेंज करते हैं, मशीनरी अरेंज करते हैं. जो भी प्रोडक्शन से रिक्वायर्ड चीजें हैं सब वो अरेंज करते हैं. वो किसका काम है, गैंग बॉस का. सेकेंड इज स्पीड बॉस. टाइम डिसाइड कहा किसने किया था, टाइम क्लर्क ने. एंड स्पीड बॉस क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो भी टाइम डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी क्या स्पीड चल रही है, काम की क्या स्पीड चल रही है. राइट. थर्ड इज रिपेयर बॉस. रिपेयर आपको सबको पता है, रिपेयर का मतलब होता है सही करना. तो रिपेयर बॉसेस, इनका क्या काम होगा, उनका ये काम है उनका देखने का कि सारी मशीनरी इक्विपमेंट्स टूल्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है. इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर, यू नो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इंस्पेक्ट. तो इनका क्या काम है, इंस्पेक्शन करना. उनका काम है ये देखना कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन करना. राइट. सो यू हैव 4 बॉसेस हियर. फर्स्ट वन वाज गैंग बॉस जो कि अरेंजमेंट करते हैं. सेकेंड वन वाज स्पीड बॉस, वो देखते हैं जो टाइम डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. थर्ड वन वाज रिपेयर बॉस, सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है. एंड इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करते हैं. दैट मीन्स यू हैव 8 बॉसेस इन अ फैक्ट्री. दैट मीन्स ऑन वन वर्कर, हर एक वर्कर पे कितने बॉस हो गए, यू हैव 8 बॉस. दिस इज फंक्शनल फोरमेंशन. Students, this technique is very much similar to one of the principle of management. एक principle से बहुत similar है. वो कौन सा principle है, ये वो जो फेयोल ने जो principles दिए हैं 14 principles, उससे ये technique similar है, एक principle से similar है. and वो principle है division of work. डिविजन ऑफ वर्क में इफ यू रिमेंबर, वहां पे भी यही होता था, सारे काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते थे और काम किसको करने को देते थे, स्पेशलाइज्ड पर्सन को. तो देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है, फैक्ट्री को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दिया और काम किसको करने को दिया, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को. राइट. स्टूडेंट्स, द सेम टेक्निक इज कॉन्ट्रडिक्टरी. कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब एकदम ऑपोजिट है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. जो फेयोल के हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे उससे ये टेक्निक कॉन्ट्रडिक्टरी. कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब ऑपोजिट है. वो कौन सा प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है, यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट वन वर्कर या वन एम्प्लॉय शुड हैव वन बॉस ओनली. हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, ये बोल रही है यूनिटी ऑफ कमांड. पर अगर आप ये टेक्निक में देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक वर्कर पे कितने बॉसेस हैं, देयर आर 8 बॉसेस. सो दैट मीन्स ये टेक्निक कौन से प्रिंसिपल से ऑपोजिट है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड से, जो कि क्या बोलती है, वन सबऑर्डिनेट वन बॉस. पर हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वर्कर 8 बॉसेस. सो फंक्शनल फोरमैनशिप इज सिमिलर. किससे सिमिलर है, कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से सिमिलर है, डिविजन ऑफ वर्क से सिमिलर है. और किसके ऑपोजिट है, यूनिटी ऑफ कमांड के. Our next technique is standardization and simplification. हमारी कौन सी टेक्निक है नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, standardization is maintaining uniformity in the product. The product should be uniform. अगर product uniform है, uniform means अगर same है in respect of shape, size, color, features, weight, then we call that product a standardized product. अगर
प्रोडक्ट की सारी चीजें सेम है तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी फोन. हमने एग्जाम्पल लिया Redmi Note 3 का. मैंने दिल्ली में Redmi Note 3 ब्लैक कलर का खरीदा. मेरी फ्रेंड ने सेम Redmi Note 3 ब्लैक कलर जयपुर से खरीदा. तो आपको क्या लगता है दोनों डिफरेंट होंगे? नहीं, दोनों सेम होंगे. द कलर विल बी सेम, द फीचर्स विल बी सेम, द वेट, दोनों का अगर हम वेट करेंगे तो दोनों के फोन सेम वेट के होंगे. तो वो प्रोडक्ट कैसा है? वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल, जो टेक्निक टेक्नोलॉजी दोनों में यूज करी गई है बनाने में, दोनों को बनाने में क्या होगा? सेम टेक्निक टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल यूज किए होंगे. तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट प्रोडक्ट अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बिकॉज एवरीथिंग इज सेम. द फीचर्स विल बी सेम, द शाइन्स, द साइज, शेप, कलर, weight, everything is same. Then we call that product a standardized product. This is known as standardization. Maintaining uniformity in the product. Next is simplification. These two words, ये दोनों साथ में ही यूज होते हैं. ये दोनों एक ही टेक्निक है, standardization and simplification. So next is simplification. Simplification क्या होता है? Simplification is removing unnecessary variety of products. Removing unnecessary मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, उन वैरायटी को हटाना. राइट. नाउ कंपनीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंपनीज होती है, वो क्या करती हैं? बहुत ज्यादा वैरायटी अपनी कंपनीज में नहीं रखती हैं. लाइक सपोज लेस. आपने लेस के कितने वैरायटी सुने हैं? 10 सुने होंगे, मैक्स टू मैक्स 20 वेराइटी ऑफ लेस सुने होंगे. फिर क्या आपने 200 वेराइटी ऑफ लेस सुने हैं? 200 वेराइटीज मीन्स 200 फ्लेवर्स ऑफ लेस सुने हैं? जो आप चिप्स खाते हो वो सुने हैं? नहीं सुने हैं. ऑर्गेनाइजेशन इतनी वेराइटीज नहीं रखता है. क्यों? क्योंकि अगर वो इतनी वेराइटीज रखेगा, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल सो मेनी वेराइटीज. एक कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी वेराइटीज को हैंडल करना. क्योंकि अगर इतनी वेराइटी हो जाएगी तो उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा, उतना ही लेबर लगेगा, उतना ही पैकिंग मटेरियल लगेगा, मशीनरी भी उतना ही यूटिलाइज होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी यूटिलाइज होगी प्रोडक्शन में. तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इतनी वेराइटी को हैंडल करना एक कंपनी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. तो कंपनीज क्या करती हैं? वो उतनी वैरायटी मेंटेन करती हैं जितनी वो आसानी से हैंडल कर सकती हैं. उससे क्या होगा? उनके जो ये अननेसेसरी खर्चे हैं वो सब कम हो जाएंगे एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी. कंपनी को ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा. इतनी वैरायटी से रखने से अच्छा क्या है? कम वैरायटी रखो जिससे आप उसे आराम से हैंडल कर लो. राइट. सो दिस इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? रिमूविंग द अननेसेसरी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर बहुत ज्यादा वेराइटी है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल एंड इट जस्ट रेजेस द कॉस्ट ऑफ द कंपनी ओनली. सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ती है. राइट. सो वी विल जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना. वो कब मेंटेन होगी? जब आप रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हो, जो टेक्निक यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन की मेथड यूज कर रहे हो, अगर सब सेम है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जितनी भी अननेसेसरी वेराइटी है, कंपनी को ऐसी अननेसेसरी वेराइटी को रिमूव कर देना चाहिए और सिर्फ कौन सी वेराइटी पे फोकस करना चाहिए जिससे वो आराम से उस वेराइटी को हैंडल कर पाए, उन प्रोडक्ट्स को हैंडल कर पाए. टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन. अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन होता है पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज होना चाहिए.
वर्कर्स को मैनेजमेंट की तरफ पॉजिटिवली सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है, सुना है कि वर्कर्स को लगता है मैनेजमेंट उनके लिए सोचता नहीं है, बहुत काम दे देता है, ओवर टाइम कराता है, इतना अच्छा पेमेंट नहीं करता है, उनके लिए कुछ नहीं करता है। द सेम वे मैनेजमेंट ऑल्सो फील्स नेगेटिव, उनको भी नेगेटिव लगता है वर्कर्स के लिए। क्या लगता है? उन्हें लगता है कि वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, हमारा गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे की तरफ नेगेटिव फीलिंग होती है। उसकी वजह से क्या आपको लगता है गोल अचीव कभी हो पाएगा? अगर इतनी नेगेटिव फीलिंग होंगी एक दूसरे के लिए, कभी भी नहीं हो पाएगा। देयरफॉर मेंटल रेवोल्यूशन हमें क्या समझाता है? हमें ये समझाता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दे शुड वर्क एज ए टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक दूसरे की तरफ? पॉजिटिव। सो दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन विच सेज दैट वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए एक दूसरे के लिए। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स दे प्रोड्यूस। वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स दे प्रोड्यूस। जितना वो प्रोडक्शन करेंगे, जितने वो यूनिट्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस पे किए जाएंगे। अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, कम यूनिट्स बनाएंगे तो उन्हें कम वेजेस मिलेंगे। तो कौन सा वर्कर एफिशिएंट होगा? वो वर्कर एफिशिएंट होगा जो कि ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा। एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स कौन हो जाएंगे? जो यूनिट्स कम बनाएंगे। नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज द टारगेट वाज सेट, उन्हें बताया गया कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाओगे, if you will produce 100 units, you will get 1000 rupees. That means हर एक यूनिट बनाने का कितना मिल जाएगा? आपको 10 रुपए मिलेगा। यही हुआ। अब जो वर्कर 150 यूनिट बना लेगा तो उन्हें कितना मिलेगा दिन का? उन्हें मिलेगा 1500 rupees. The worker who is able to produce 80 units per day, हर दिन वो 80 बना रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? 800 rupees. दिस इज वर्कर ए, दिस इज वर्कर बी। तो कौन सा वर्कर एफिशिएंट हुआ? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बना पा रहा है। और वर्कर बी क्या इतना एफिशिएंट है? नहीं, वो इनएफिशिएंट है। Right students? So differential piece weight system says that the workers are paid according to the units they are able to produce. आप जितना बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेंगे। ज्यादा बनाओगे तो आप एफिशिएंट माने जाओगे, कम बनाओगे तो आप इनएफिशिएंट माने जाओगे। इससे आप वर्कर्स को मोटिवेट भी कर सकते हो। अब ए वर्कर ज्यादा बना पा रहा है, ज्यादा कमा पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड फील करेगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा वेजेस मिल रहे हैं। The same way B will be also motivated. उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि हाँ मुझे भी नेक्स्ट टाइम इतनी मेहनत करनी है कि मैं ज़्यादा यूनिट्स बना पाऊँ और ज़्यादा कमा पाऊँ। तो एक तरह से डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम से आप वर्कर्स को मोटिवेट भी कर सकते हो। राइट? सो विल जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि वर्कर्स को वेजेस कैसे मिलेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन दे डू। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज्यादा उन्हें वेजेस मिलेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम वेजेस मिलेंगे। एंड डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम से आप वर्कर्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्कर्स एफिशिएंट हैं, कितने वर्कर्स इनएफिशिएंट हैं।